ओके बच्चों, आज ये हमारा दूसरा क्लास है और इसमें हम 12th के कक्षा का इतिहास का चैप्टर 2 का जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर क्वेश्चन आंसर होता है वो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और मैं समझाऊंगा जो किस प्रकार से इस प्रश्न उत्तर को समझ सकते हैं हम और याद कर सकते हैं और एग्जाम में जो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा उसको किस प्रकार से हम हल करके अपना उत्तर सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज ये हमारा दूसरा क्लास है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा क्लास, ठीक है, और जिसमें हम लोग समझने वाले हैं मुख्यतः नेक्स्ट चले तो आज की क्लास में जो मुख्यतः हमारा टॉपिक रहेगा वो मौर्यकालीन इतिहास रहेगा, जो हमारा इतिहास का चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण भाग है। उसके अलावा गुप्त काल के बारे में भी समझेंगे और बहुत सारी कला शैलियां भी आएंगी जो चैप्टर 2 का प्रश्न उत्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है और समझाता है। तो हमारा जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर को हम समझेंगे और जानेंगे जो किस प्रकार से उत्तर बनाया जाता है। तो हम लोग इसके विषय में बहुत सारे प्रश्न को लेकर आए हैं आपके सामने और सभी प्रश्नों के माध्यम से एक एक का उत्तर भी बताया जाएगा आपको, और इस प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से हम दे सकते हैं और किस प्रकार से उत्तर बना सकते हैं वो सभी को हम लोग समझेंगे। तो हमारा जो ये पहला, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए चैप्टर 2 का इस पहला क्वेश्चन को समझते हैं। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चैप्टर 2 का इतिहास के 12th क्लास का जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, और इस क्वेश्चन को जब हम समझेंगे तो हमें एक अच्छा नंबर लाने का जरिया मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं जो आखिर मौर्यकालीन इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है जिसको हम जान के समझ के मौर्यकालीन इतिहास को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो इसमें हम लोग देखिए मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत का विवरण जो है निम्नलिखित है, ठीक है। पहला विवरण हम लोग देख लेते हैं मेगास्थनीज का इंडिका पुस्तक। जैसा कि हम जानते हैं जब हम पढ़ा रहे थे आप लोग को तो बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान का एक दार्शनिक राजदूत जिसका नाम मेगास्थनीज था वो आया था और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहा। उसने एक पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम था इंडिका, ठीक है। और जब इस इंडिका पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो मौर्यकालीन भारत के विषय में, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका, कौन सा पुस्तक याद रखना, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम था इंडिका, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें तात्कालिक शासन व्यवस्था यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन व्यवस्था था वो कैसा था उस तत्काल के समय में, तात्कालिक शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व आर्थिक अवस्था पर महत्वपूर्ण विवरण मिलता है। तो याद रखिएगा मौर्यकालीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया इंडिका पुस्तक। दूसरा स्रोत हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हम जानते हैं कौटिल्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध में मौर्य वंश का शासन स्थापित किया गया था। किसके सहायता से? कौटिल्य की सहायता से। और कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है। जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र तत्कालीन भारत, उस समय के तत्कालीन भारत विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है जिसमें मौर्य के बारे में जानकारी का पता चलता है। जब अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा शासन कैसे चलाया जाता था और कैसे कैसे लोगों का कल्याण होता था, समाज कैसा था, राजनीति कैसा था, वो सब का पता चलता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र जो किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखा गया था। चलिए अब तीसरा देखते हैं। विशाख दत्त एक लेखक हुए जिन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त द्वारा लिखा गया पुस्तक मुद्रा राक्षस। इस प्रमुख ग्रंथ में नंद का चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नाश का वर्णन किया गया है, यानी नंद वंश, धनानंद जो था उसको कैसे चंद्रगुप्त मौर्य खत्म करता है और मगध में मौर्य वंश की शासन की स्थापना करता है उसके बारे में विशाख दत्त द्वारा लिखा गया पुस्तक मुद्रा राक्षस से हमें जानकारी प्राप्त होता है। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है जिसमें हम लोग मौर्य शासन और मौर्य प्रशासन के बारे में समझ सकते हैं और जान सकते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश का विनाश कैसे किया गया था उसके बारे में भी समझा जा सकता है। चौथा देख सकते हैं जैन धर्म और बौद्ध साहित्य, ठीक है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बहुत सारे साहित्य लिखे गए थे उस काल में, उस समाज में। जब वो साहित्य लिखा गया
गया था तो उस समय का राजा कौन था, कैसे शासन व्यवस्था चलती थी, उसका भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म की पुस्तकों में वर्णन देखने को मिलता है। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के साहित्य में तत्कालीन समाज के बारे में, राजनीति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उस समय के लिखे गए जैन धर्म के पुस्तक, बौद्ध धर्म के पुस्तक को जब हम समझते हैं और पढ़ते हैं तो पता चलता है हमें जो उस समय का समाज और राजनीति कैसा होता होगा। समझ में आ गया आप लोग को बात। अगला, अशोक के शिलालेख, और उस समय मौर्य वंश के जो तीसरे शासक थे अशोक द्वारा बहुत सारा शिलालेख लिखवाया गया, स्तंभ लेख लिखवाया गया। जब उसको हम लोग पढ़ते हैं तो उस शिलाओं को अशोक द्वारा मौर्य प्रशासन, धर्म, समाज, आर्थिक व्यवस्था आदि पर प्रकाश पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार से सही ढंग से समझ सकते हैं। याद रखिएगा, मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और जैन धर्म और बौद्ध साहित्य और अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख आदि के माध्यम से भी हम मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर हम आसानी से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें कोई डाउट, आसानी से बनेगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। और ये एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है। इसको आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत लग रहा हो जो हाँ समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं जो हूं आपके उत्तर देने का प्रयास करूंगा, आप तक उत्तर और सही ढंग से पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा, चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन के विषय में। गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये गांधार कला जो है, ये सिंपल में हम लोग अगर बात करें, मूर्ति कला का रूप है। किसका रूप है? गांधार कला किसका रूप है? मूर्ति कला का रूप है, यानी मूर्ति किस प्रकार से बनाया जाता था। तो गांधार जो है वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है, उससे वहां पे मूर्ति बनाया जाता था। बौद्ध धर्म के महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति आदि प्रतिमाएं बनाई जाती थी, जिसपे ग्रीक कला का प्रभाव था। क्योंकि जब हम लोग नक्शा पे देखते हैं गांधार को तो वो यूरोप से सटा हुआ नजर आता है, तो ग्रीक कला का उस पर प्रभाव दिखता है, जिसमें बौद्ध धर्म की आदि मूर्तियां बनती थी। जैसे महायान बौद्ध धर्म के उदय के साथ साथ गांधार कला का भी उदय हुआ। तो बौद्ध धर्म का जैसे जैसे उदय होने लगा, बौद्ध धर्म जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो गांधार कला का भी उदय हुआ। इनका विकास गांधार क्षेत्र, ठीक है, अविभाजित भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी वही अफगानिस्तान वाला, ठीक है, हुआ था। इसलिए इसे गांधार कला कहा जाता है, क्योंकि इसका विकास कहां पे हुआ था? गांधार में हुआ था। ठीक है, इस पर यूनानी यानी ग्रीक कला शैली का प्रभाव है। इस कला में पहली बार बुद्ध और बोधिसत्व का मानवाकार मूर्ति विभिन्न मुद्राओं में बनी हुई है। मतलब इसमें पहली बार गौतम बुद्ध का, बोधिसत्व का कहीं खड़ा हुआ मूर्ति बना है, तो कहीं बैठा हुआ मूर्ति बना है, कहीं ध्यान अवस्था में मूर्ति बना हुआ है, तो कहीं लेटा हुआ अवस्था में मूर्ति बना हुआ है। ये सब गांधार कला शैली में ही बनाया गया है। मूर्तियों में बालों और अलंकार पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो मूर्ति का बाल कैसा होगा, अलंकार कैसे कैसे होगा, कपड़ा का सलवट कैसे होगा, कैसे बनाया जाएगा, ये सब पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो गांधार कला शैली पर हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इस प्रश्न का हम उत्तर दे सकते हैं, और ये प्रश्न जो है चैप्टर 2 के हिसाब से महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, जो हमारा गांधार कला शैली के बारे में बतावे, गांधार कला शैली आखिर क्या थी। तो इस क्वेश्चन को आप यहां से समझ के, पढ़ के अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। गांधार कला शैली आखिर क्या थी, नहीं थी, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा चैप्टर 2 से ही तीसरा नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुप्त वंश, गुप्त कौन थे? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त कौन था पूछा गया है। गुप्त वंश के बारे में मुख्यतः नहीं, ये कौन थे, आखिर किस जाति से बिलोंग करते थे, किस धर्म को मानते थे, कहां से आए थे, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। गुप्त कौन थे, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो संस्थापक देखिए, पहला जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक के रूप में हम स्थापित अलग अलग देख सकते हैं। जैसे गुप्त कौन था, इस विषय पर इतिहासकारों में बहुत ज्यादा मतभेद है, जो आखिर गुप्त कहां से थे और कौन कहां से आए थे। हेमेश चंद्र जो एक क्या है, हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। हेमेश चंद्र
इतिहासकार हैं चौधरी ने, उन्होंने ब्राह्मण बताते हैं, वो बताते हैं जो ये जो गुप्त लोग थे वो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे, वो ब्राह्मण थे, ठीक है। और इतिहासकार जैसे गौरी शंकर हुए, बिहारी प्रसाद शास्त्री, उन्हें क्षत्रिय बताते हैं, लेकिन उसके अलावा और इतिहासकार हुए, उन्होंने कुछ उसको वैश्य मानते हैं, कुछ शूद्र मानते हैं। तो गुप्त आखिर किस जाति से मुख्यतः था, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है और विद्वान आज तक सटीक ढंग से बता नहीं पा रहे हैं जो आखिर गुप्त वंश कौन था और गुप्त कहां से था, क्या था, ठीक है। संस्थापक याद रखना श्रीगुप्त था, ठीक है। आगे हो गया, अभी तक जो गुप्त लोग के विषय में पूर्ण जानकारी हमें कोई ऐसा स्रोत नहीं मिला है जिससे पूर्ण जानकारी प्राप्त हो, परंतु विद्वानों में याद रखिएगा मतभेद है, ऐसे करके आप आंसर बना सकते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है वास्तविक संस्थापक, लेकिन जो पहला संस्थापक था वो कौन था, श्रीगुप्त। उनका शासनकाल लगभग 200 ईस्वी से लेकर 336 ईस्वी तक भारत में रहा, मगध से वो लोग अपना शासन स्थापित किए थे। तो इस प्रकार आप गुप्त वंश के बारे में प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं जो वास्तविक में वो कौन थे, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। चले, कोई भी डाउट हो, कैसा भी लग रहा होगा जो हाँ यहाँ पे कुछ कमी है, कुछ और समझना है, कुछ और जानना है इसके बारे में, तो मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला देखिए क्वेश्चन, गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा कौन था। गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा कौन था, अपनी स्थिति को कैसे दृढ़ किया और कैसे अपनी स्थिति को वो मजबूत किया। याद रखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो कौन था, श्रीगुप्त। लेकिन यहां पे पूछा क्या जा रहा है, प्रसिद्ध राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा था। उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके सैन्य संगठन को क्या किया, मजबूत किया, सुदृढ़ किया, विजय अभियान को छेड़कर तथा गुप्त संवत को प्रारंभ करके अपने प्रभाव को, प्रसिद्ध प्रतिष्ठा को बढ़ाया। तो लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो अभियान छेड़कर गुप्त वंश को सैनिक अभियान में मजबूत किया और शक संवत की शुरुआत की थी, यानी कैलेंडर जो है तारीख का एक संवत शुरुआत किया था जिसको हम लोग शक संवत बोलते हैं। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और सबसे प्रसिद्ध राजा जो हुआ उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं हो रही, यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रही है, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा में से माना जाता है, पहला प्रसिद्ध राजा के रूप में जाना जाता है। अगला ये क्वेश्चन देखिएगा, चौथा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। देखिए पढ़िए इसको, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो ये जो है समुद्रगुप्त एक राजा हुआ था गुप्त वंश के, वो भी बहुत प्रतापी और बहुत ही शक्तिशाली शासक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का बेटा का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा समुद्रगुप्त का बेटा का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त पे क्वेश्चन आता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसी का पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको अलग एक नाम था और उसका नाम हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी उसको जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरा कौन सा नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, द्वितीय के नाम से समुद्रगुप्त का क्या था, पुत्र था। उसने 380 ईस्वी से 410 ईस्वी तक और अति, ठीक है, शासन किया था, ठीक है। 380 ईस्वी से लेकर 410 ईस्वी तक उसने क्या किया, शासन किया। सबसे पहले उसने बंगाल पर अपनी विजय पताका फहराई और सबसे पहला उसने बंगाल राज्य को जीता और उसने अपना विजय पताका फहराया और बंगाल को अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिलाया। इसके पश्चात वाल्किक जाति और अति गणराज्य पर विजय प्राप्त की, ठीक है। वाल्किक पे भी विजय प्राप्त करके उससे सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी तो वाल्किक को जीतना। उसके अलावा मालवा हो गया, काठियावाड़ हो गया और गुजरात जैसे क्षेत्रों पे भी उसने अपना क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य को क्या किया, फैलाया, ठीक है। शकों को हराकर उसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की और शक आक्रमणकारी थे जो भारत पे बहुत आक्रमण करते थे, बाहर से आए हुए थे, ठीक है, और भारत की खजानों को लूट लेते थे। तो शकों को हराकर उसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की। संस्कृत का महान कालिदास उसी के दरबार में रहता था और कालिदास के बारे में सुने होंगे, बहुत ही विद्वान था, बहुत ही महान था। संस्कृत का महान
बोला जाता है। जो संस्कृत का महान कालिदास इसी के दरबार में रहता था। उसके शासन काल में प्रजा सुखी, समृद्ध तथा सुव्यवस्थित थी। तो उसके शासन काल में जनता का कल्याण हुआ था, जनता खुशी रहती थी, जनता को कोई कमी नहीं होता था। तो ये हम लोग देख सकते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों को। जब इसको आप लोग पढ़िएगा तो कहां कहां जीता, कब तक शासन किया, जनता का उसके शासन काल में क्या मतलब भूमिका था, जनता क्या कैसी रहती थी। उसके अलावा कालिदास जैसे महान कवि लेखक उसी के दरबार में रहते थे। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की क्या हो गई उपलब्धि के रूप में हम जान सकते हैं। चलिए समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़े, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सन्निधाता शब्द का आशय स्पष्ट करें। सन्निधाता शब्द का आशय स्पष्ट करें। सन्निधाता शब्द, ठीक है, मौर्य के समय इस शब्द का उपयोग किया जाता था। शायद 2 नंबर में आपको क्वेश्चन आ जाए। थोड़ा सा एग्जामिनर अगर टफ बनाने की कोशिश करे तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। और आपको अगर इस शब्द का अर्थ पता हो तो 2 नंबर आसानी से आप ले जाइएगा। तो इस क्वेश्चन को इसलिए हम इस क्वेश्चन लिस्ट में डाले हैं क्योंकि आप थोड़ा सा मेच्योर रहे, जो किस प्रकार का प्रश्न अगर हार्ड किया जाएगा तो किस प्रकार का प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सन्निधाता शब्द का आशय स्पष्ट करें। तो मौर्य के समय कर निर्धारण करने वाला अधिकारी को समहर्ता, कर को जो यानी टैक्स जो लगाता था, टैक्स लगाने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? समाहर्ता, ठीक है, कहा जाता था। जबकि कर वसूली और संग्रहण करने वाले अधिकारी को सन्निधाता कहा जाता था। एक तो जो अधिकारी कर लगाया है उसको समहर्ता कहा जाता था, और जो कर एकत्रित वसूलने के लिए जाता था जनता के पास, नागरिक के पास, उसको हम लोग सन्निधाता के रूप में जानते हैं। तो याद रखिएगा, आसान क्वेश्चन है। और इसको अगर आप इस शब्द को याद रखिएगा समहर्ता, तो याद रख लीजिएगा मौर्य के शासन काल में कर लगाने वाला अधिकारी होता था और कर वसूल करने वाला अधिकारी जो होता था सन्निधाता के रूप में जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा चैप्टर का, इतिहास के चैप्टर 2 का दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मौर्य प्रशासन की जानकारी दें। यानी मौर्य शासन प्रशासन जो है वो कैसा था उसकी जानकारी हम निम्नलिखित ये क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं, जो मौर्य का प्रशासन कैसा था। और ये अगर शॉर्ट में पूछा जाए 2 नंबर में जब आपके एग्जाम में आए तो इतना आंसर लिख दीजिएगा, आपका एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। देखिएगा, मौर्य प्रशासन अत्यंत ही उच्च कोटि का था। तो अत्यंत ही क्या था? उच्च कोटि का मौर्य प्रशासन था, बहुत ही उच्च कोटि का। और राजा का मंत्री अमात्य कहलाता था। सबसे ऊपर तो हम बता चुके हैं, जो मौर्य प्रशासन में सबसे ऊपर जो होता था, सबसे शक्तिशाली होता था, राजा होता था। और राजा की सहायता के लिए कौन होता था? मंत्री होता था, और वो मंत्री अमात्य कहलाता था। मौर्य, यहाँ पे मौर्य, ठीक है, मौर्य शासकों ने कठोर दंड का प्रावधान कर समाज में भय मुक्त प्रशासन प्रदान किया था। और अगर किसी भी तरह का गुनाह कर लिए या सब पाप कर लिए, मतलब कुछ भी तरह का ऐसा अपराध कर लिए, तो अपराध के लिए मौर्य प्रशासन में कठोर सजा दी जाती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मौर्य प्रशासन अत्यधिक कठोर था, जिसके कारण ज्यादा कम से कम अपराध होता था। तो ये क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। 2 नंबर में जब भी आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन तो इसका आंसर हम आसानी से दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखा जाए, मौर्य शासकों द्वारा किए गए आर्थिक प्रयासों का वर्णन करें। मौर्य शासकों द्वारा किए गए आर्थिक प्रयासों का वर्णन करें। यानी मौर्य शासक जितने भी राजा हुए वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, उन प्रयासों के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। देखिए, कौटिल्य ने कृषकों, ठीक है, कृषक, क्योंकि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार था कृषि, खेती के बिना उस समय अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती थी। तो कौटिल्य ने कृषकों, शिल्पियों यानी जो नए नए वस्तु बनाते थे, व्यापारियों से वसूल किए बहुत सारे करों का उल्लेख किया है। तो कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया उस पुस्तक में बताया गया है जो कैसे कृषक, शिल्पियों और व्यापारियों से किए जाने वाले जो कर हैं, टैक्स है, उसको वसूला जाता था। देखो, पहला, संभवतः कर निर्धारण कार्य सर्वोच्च अधिकारी द्वारा होता होगा, और कर का निर्धारण सर्वोच्च अधिकारी द्वारा किया जाता होगा। सन्निधाता याद है, सर्वोच्च अधिकारी जो कर को निर्धारित करता था, ठीक है। सन्निधाता राजकीय कोषागार एवं भंडारण का संरक्षक होता था। तो सन्निधाता जो है, सन्निधाता, ठीक है, ये
कोषगार एवं भंडारों का संरक्षक होता था और कर वसूल करके पूरा भारत से अलग अलग स्थानों से कर वसूल करके लाके देता था। उसके अलावा वास्तव में कर निर्धारक विशाल संगठन पहली बार मौर्य काल में देखने को आया और पहला मौर्य प्रशासन ही था जहां कर निर्धारण करने का इतना विशाल रूप बनाया गया था जो एक एक नागरिकों से कर वसूला जाए और कर वसूल करके मौर्य खजाना में लाके रखा जाए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में करों की सूची इतनी लंबी है कि यदि वास्तव में सभी कर राजा के लिए जाते होंगे तो प्रजा अपने पास भरण पोषण के लिए नाम मात्र का ही बचाता होगा। और अर्थशास्त्र में बहुत तरह तरह प्रकार के करों का उल्लेख किया गया है कौटिल्य द्वारा, जो इस कार्य को करने पे इतना टैक्स लगेगा, इस सामान को बनाने पे इतना टैक्स, इस सामान को बेचने पर उतना टैक्स। जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है अलग अलग सूची लेके आती है और बताती है बजट में जो इस सामान को बेचने खरीदने पर इतना इतना टैक्स, तो वैसे ही कौटिल्य चाणक्य ने एक सूची तैयार करके रखी होगी और अगर उस सूची को हम लोग देखते हैं तो पता चलता है जो अगर वास्तव में इतना कर राजा लेता होगा तो जनता के पास अपना भरण पोषण करने के लिए नाम मात्र का ही बचता होगा। तो ये मौर्य प्रशासन की अर्थव्यवस्था देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भंडार घर होते थे जो ग्रामीण क्षेत्रों का लाभ के लिए होता था। स्पष्ट होता है कि कर अनाज के रूप में वसूल किया जाता था। अकाल, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक विपदा इन्हीं अन्य भंडारों से स्थानीय लोगों को अन्न दिया जाता था। तो बोला जाता है जो ये टैक्स जो वसूला जाता था ये वास्तव में या तो किसके रूप में वसूला जाता होगा, तो अनाज के रूप में ही वसूला जाता होगा। और जब प्राकृतिक कोई प्रकार का आपदा उत्पन्न हो जाए तो इसी अनाज भंडार से गांव में जो बनाया हुआ था उसी से अनाज बांटा जाता होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। द्वारा आर्थिक प्रयासों का वर्णन करें तो अलग अलग तरह से आप इसको बना के लिख सकते हैं। फैक्ट यहां से ले लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर बना लीजिएगा। या ये प्रश्न आप आंसर उत्तर सही लग रहा है तो ये प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा और एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में जब भी क्वेश्चन आए तो। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और उसके अलावा देख लीजिएगा ये भी थोड़ा सा एक टॉपिक प्रशासन में मयूर, प्रवृत्ता और अर्धचंद्र के छापे वाली रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य में मान्य मुद्राएं थी। तो मयूर हुआ, पर्वत हुआ और अर्धचंद्राकार आकृति छापी जाने वाली मुद्राएं भी मौर्य प्रशासन में चलती थी। ये मुद्राएं कर वसूले एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान और सुविधाजनक रही होगी। बाजार में लेन देन के लिए भी इन्हीं का उपयोग होता होगा। जैसे वर्तमान में हम लोग 500 का नोट, 100 का नोट, ठीक है, ये सब जो नोट इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार वहां भी मुद्रा चलती होगी और सिक्का चलता होगा जिसमें मयूर, पर्वत और अर्धचंद्राकार आकृति छपा हुआ होता था और बनाया जाता था। चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अशोक के अभिलेखों का संक्षेप में महत्व बतावे। ठीक है, कल हम बताए थे पिछला क्लास में जो अभिलेख के माध्यम से ही एक भंडारकर जी जो थे वो अशोक का पूरा इतिहास लिख लिए थे। अशोक ने अपने जीवन में बहुत सारा अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख आदि लिखवाया है और जब इसी सबको क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। तो अगर अशोक का अभिलेख को पढ़े तो मौर्य कालीन इतिहास को जानने का बहुत स्रोत मिल जाता है और उस अभिलेख के माध्यम से हम पता कर पाते हैं जो हम मौर्य कालीन इतिहास में आखिर क्या क्या होता होगा, क्या क्या मिलता होगा। जैसे यद्यपि मौर्य के इतिहास को जानने के लिए मौर्य कालीन पुरातात्विक प्रमाण जैसे मूर्ति, कलाकृति, चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंदिका, जैन और बौद्ध साहित्य व पौराणिक ग्रंथ यदि बड़े उपयोगी है, लेकिन पत्थरों और स्तंभ, यहां ध्यान रखिएगा, पत्थरों और स्तंभ पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। इतना चीज है मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए, परंतु इसमें मूल्यवान स्रोत के रूप में अशोक द्वारा बनाया गया शिलालेख वो महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में, मूल्यवान स्रोत के रूप में देखा जाता है और समझा जाता है। जब अशोक का शिलालेख हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है जो हाँ अशोक द्वारा लिखाया गया सटीक जानकारी है और ये जानकारी कहीं से भी नकारी और गलत नहीं की जा सकती है। तो अशोक का शिलालेख महत्वपूर्ण हो जाता है मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, तो अशोक का शिलालेख अति महत्व रखता है, अभिलेख और शिलालेख या स्तंभ लेख हो जाए इतिहास को जानने के लिए, मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, अशोक का वह पहला सम्राट था, अशोक पूरा भारत में पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों व प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। तो अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने
प्राकृतिक पत्थर पे, पॉलिश किए हुए स्तंभों पे खुदवा खुदवा के, छेनी हथौड़ी से खुदवा खुदवा के अपना जानकारी दिया, आदेश दिया जनता को, नागरिकों को, जो ऐसे आपको काम करना है, इस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म प्रचार किया। अशोक जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उस धर्म को फैलाने के लिए एक धम्म बनाया था, ठीक है, जो उसी धर्म बौद्ध धर्म को समाहित करके चलता था और सभी धर्म को अच्छाइयों को लेके चलता था। तो वही शिलालेख, वही अभिलेखों के माध्यम से अपने धम्म का भी प्रचार किया था अशोक। ठीक है, इसमें बड़े प्रति आदर, बड़े के प्रति आदर, वो शिलालेख में सन्यासियों, ब्राह्मणों प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे धर्म और परंपराओं का आदर शामिल किया गया था। तो ये सभी शामिल किया गया था और सभी शिलालेखों में, अभिलेखों में, स्तंभों में इसकी जानकारी मिलती है। तो अशोक का जो अभिलेख है, संक्षेप में महत्व, तो इतना चीज को आप समझ जाइएगा, अच्छे से उसका महत्व हमें समझ में आ जाएगा। जो अशोक के अभिलेख कितने महत्वपूर्ण है मौर्यकालीन इतिहास को जानने का, अशोक के इतिहास को जानने का। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद कर ले। ठीक है, याद कर ले, मेमोराइज कर ले, पूरा एकदम रिवाइज कर ले। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, धर्म प्रवृत्तिका का क्या अर्थ है? ठीक है, धर्म प्रवृत्तिका का क्या अर्थ है? ठीक है, यह भी मौर्यकालीन इतिहास से, अशोक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। धर्म प्रवृत्तिका का अर्थ है धर्म फैलाने वाला अथवा धर्म का प्रचार करने वाला। तो अशोक जो धम्म बनाया था, तो उसमें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी एक संस्था बनाया था, संगठन बनाया था। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो अशोक का कलिंग युद्ध के कारण हृदय परिवर्तित हो गया, बोला आज के बाद हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हथियार त्याग दिया अपना। ठीक है, और हथियार त्यागने के बाद उस धर्म और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने अपना, ठीक है, समय तथा तन मन धन लगा दिया और बोला जो आप बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे, बौद्ध धर्म को ही फैलाएंगे, बौद्ध धर्म को ही मानेंगे। और इस प्रकार वह धर्म परिवर्तिका के रूप में जाना गया, जो वो धर्म परिवर्तित करके धर्म और एक बौद्ध धर्म में आकर उस बौद्ध धर्म को चेंज करने में, उस धर्म को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो याद रख लीजिए धर्म परिवर्तिका का क्या अर्थ होता है, और अशोक धर्म परिवर्तिका के रूप में जाना गया और पहचाना गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे, आगे का क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, मौर्योत्तर युग में भारत में किन किन वस्तुओं का निर्यात होता था? मौर्योत्तर युग में भारत में किन किन वस्तुओं का निर्यात होता था? तो मौर्योत्तर युग में भारत में मसाले रोम से भेजे जाते थे। ठीक है, मौर्योत्तर युग में भारत से मसाले रोम को भेजे जाते थे, यानी भारत से मसाला का क्या होता था? निर्यात होता था। कहाँ निर्यात होता था? रोम में भेजा जाता था। ठीक है, इसके अलावा मलमल, मोती, रत्न, हाथी दांत, ठीक है, मन्निका भी विदेशों में भेजे जाते थे। तो अन्य दुनिया भर से व्यापार होता था, जहां इन मलमल, मोती, रत्न, हाथी दांत सबका व्यापार करते थे, निर्यात करते थे। ठीक है, लोहे वस्तु, बर्तन आदि रोम साम्राज्य को भेजे जाते थे और इन सब वस्तुओं को बनाकर भारत से भेजा जाता था, निर्यात किया जाता था और बदले में हमें सोना चांदी प्राप्त होता था, जो हमारे धन को, हमारे खजानों को बढ़ाता था। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग को आसानी से समझ जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का उदय कब और किसके द्वारा हुआ? तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, जो मौर्य साम्राज्य का उदय कब और किसके द्वारा हुआ? तो मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय भी हुआ। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में का शासन पश्चिम उत्तर से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। इसके पुत्र यानी पोता अशोक, जिन्हें आरंभिक भारत का सुप्रसिद्ध शासक माना जाता है, कलिंग आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त किया था और इसके बाद उसका हृदय परिवर्तित हो गया था। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो नंद वंश को समाप्त करके, किसको? नंद वंश कि किसको मारा गया था? धनानंद को मारा, नंद वंश के साम्राज्य को समाप्त किया और समाप्त करने के बाद मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ था। कोई दिक्कत?
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विजय प्राप्त किया और ऐसे ऐसे साम्राज्य का उदय हुआ। भारत का प्रथम सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। इसका पोता जो है अशोक, वो बहुत ही मतलब शासक माना जाता है, जो बहुत ऐसा शासक था, क्रूर था और कलिंग युद्ध में उसका हृदय परिवर्तित हो गया था। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के विस्तार की विवेचना कीजिए। यानी मौर्य साम्राज्य जो है भारत में कब और कैसे फैला हुआ था, तो विस्तार पूछा जा रहा है इसका। तो हम लोग देखते हैं जो कहां से कहां तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, भारत की किस किस सीमा तक इसका साम्राज्य फैलता था। तो मौर्य साम्राज्य मगध में एशिया, ठीक है, लगमान से लेकर मगध में एशिया का जो है एशिया लागमान से लेकर चोल तथा चेर साम्राज्य दक्षिण, ठीक है, सीमाओं को लेकर केरल पुत्र सिंध पुत्र तक फैला हुआ था। पश्चिम का इसका विस्तार सर्वापट से लेकर उत्तर पूर्व में बंगाल बिहार तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। इन साम्राज्य से संबंध अनेक राज्यों से है। तक्षशिला, टोपरा, इंद्रप्रस्थ, कलिंग, उड़ीसा आदि इसके प्रमुख राज्य थे। तो इससे बोला जा सकता है जो इसका पश्चिम से लेकर उत्तर दक्षिण पूर्व तक इसका साम्राज्य बहुत ही विस्तारित रूप से फैला हुआ है। निम्नलिखित ये सब जो स्थान है, यहाँ तक इसकी पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी सीमा आदि फैली हुई थी। तो मौर्य साम्राज्य का अगर विस्तार देखने को चाहे तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अगला देखते हैं, अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के संघर्ष के क्या दो परिणाम हुए। यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर दोनों ने 305 ईसा पूर्व में आपस में युद्ध किया। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर यूनान का था और ये जो उसने भारत पर आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? 305 ईसा पूर्व में। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। ठीक है, और हराने के बाद दो परिणाम इस प्रकार निकला। पहला परिणाम, सेल्यूकस निकेटर की हार के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को वर्तमान का हेरात, काबुल, कांधार और बलूचिस्तान के 4 प्रांत सौंपे गए। सेल्यूकस निकेटर द्वारा जो जीता गया क्षेत्र था उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अधीन कर लिया। उसको किसके अधीन ले लिया? खुद के अधीन ले लिया। और दूसरा परिणाम देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भेंट किए। ठीक है, और उसके बाद जो है परिणाम ये भी हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि भारत में मगध में भारत के क्षेत्रों में हाथी बहुत ज्यादा था, तो सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हाथी का उपयोग के लिए सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी क्या किया? भेंट किया था। ये सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के संघर्ष के दो परिणाम को हम देख सकते हैं। कोई दिक्कत? आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चंद्रगुप्त मौर्य की 4 सफल विजय कौन कौन सी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में बहुत सारा युद्ध लड़ा और बहुत सारे क्षेत्रों को युद्ध से जीता, और युद्ध से जीतने के बाद उस युद्ध क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। ठीक है, उसमें 4 पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हम आंसर इस प्रकार दे सकते हैं, जैसे पंजाब विजय। ठीक है, पंजाब विजय, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु के पश्चात पंजाब को भी क्या कर लिया? जीत लिया, क्योंकि पंजाब के क्षेत्रों पर सिकंदर कब्जा करके गया था। उसके पश्चात वो सिकंदर, जब उसकी मृत्यु हुई तो सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब के क्षेत्रों पर कर लिया, कब्जा कर लिया। मगध पर विजय किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य चाणक्य की सहायता से मगध के अंतिम राजा धनानंद की हत्या कर मगध को जीत लिया। तो मगध में नंद वंश का शासन चल रहा था। कौटिल्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को समाप्त किया और मगध पे अपना कब्जा कर लिया। दूसरा अच्छा युद्ध इसके द्वारा जीता गया। बंगाल विजय, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वी भारत में बंगाल को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया, तो पूर्वी भारत में बंगाल को तक जीत के अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया और मगध मौर्य साम्राज्य का एक बड़ा रूप दिया। ठीक है, दक्षिण भारत पे विजय, जैसे कि जैन साहित्य के अनुसार आधुनिक कर्नाटक उसने अपनी विजय पताका फहराई थी। तो कर्नाटक क्षेत्र, दक्षिण भारत का जो कर्नाटक वर्तमान में राज्य है, तो जैन साहित्य के अनुसार बताया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में उस क्षेत्र तक पहुंच चुका था और अपनी पताका को, अपने झंडे को लहरा दिया था और मौर्य साम्राज्य के अधीन मिला लिया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में क्या क्या विजय किया, क्या क्या हासिल किया, अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे कैसे किया। आसानी से समझा जा सकता है, याद कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन के आंसर को। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभियानों को किन किन भाषाओं और लिपि में लिखे जाते हैं, उनके विषय क्या थे? तो अशोक के अभिलेख जनता तक पहुंचाना है उसके बाद को पाली और प्राकृतिक
प्राकृत भाषाओं में लिखे हुए होते थे। मुख्यतः पाली भाषा और प्राकृत भाषा अशोक के समकालीन चलता था और इस भाषा में लोग बातचीत करते थे, जन तक ये भाषा पहुंचता था। इनमें ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग हुआ जाता है। भाषा अलग होती है, लिपि अलग होता है। लिपि लिखने का तरीका होता है और भाषा बोलने का तरीका होता है, ठीक है। तो जैसे कि हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इंग्लिश को रोमन लिपि में लिखा जाता है, उसी प्रकार पाली और प्राकृत भाषा को खरोष्ठी एवं ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं ओर जाती है, ब्राह्मी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो ये सब लिपि होता है जो अशोक के काल में अशोक के अभिलेख लिखे जाते थे। इन अभिलेखों में अशोक के जीवन वृत्त, उसकी आंतरिक तथा बाहरी नीतियों एवं राज्य विस्तार से संबंधित जानकारी मिलती है, जो अशोक ने किस किस अभिलेख और किस किस नीति को अपनाकर अपने साम्राज्य को फैलाया। जब अशोक का अभिलेख पढ़ते हैं ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि के बारे में, उस प्राकृत पाली भाषा में लिखा हुआ अभिलेख, तो हमको जानकारी मिलता है जो अशोक कैसे कैसे अपने विजय अभियान को फैलाया था। उसके अलावा इन अभिलेखों में सम्राट अशोक का आदेश भी अंकित होता है, जो सम्राट अशोक ने क्या क्या जनता के प्रति, जनता के लिए, जनता के द्वारा करवाया था, ये सब सभी अभिलेखों में मिलता है। तो अभिलेख के, अशोक के अभिलेख के बारे में जब पूछा जाए प्रश्न, तो आप उसका आंसर जो है इस प्रकार से, इस उत्तर के माध्यम से दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो कलिंग युद्ध हुआ था, कोई दिक्कत है? 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। इस युद्ध को अशोक ने जीता। अशोक क्या किया? इस युद्ध को जीता, परंतु इतना मृत्यु, इतना हत्या देख के अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक का हृदय परिवर्तित जब हुआ तो अशोक बोला जो धर्म उनको मतलब हत्या को छोड़ो, अपना तलवार त्यागते हैं, युद्ध को छोड़ते हैं और एक नया धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। और बौद्ध धर्म के लिए ही उसने धम्म का शुरुआत किया, जिसमें सभी धर्म को सम्मान देना, बौद्ध धर्म को प्रचारित करना, अच्छे अच्छे आचरणों और व्यवहारों को शुरू करना। बहुत सारे विद्वान बोलते हैं अशोक का धम्म बौद्ध धर्म से अलग था और अच्छाई के रास्ता पे चलता था, लेकिन बहुत सारे विद्वान बोलते हैं बौद्ध धर्म के लिए धम्म का शुरुआत किया गया था। तो याद रखिएगा, धम्म का बात हो रहा है, धर्म का बात नहीं हो रहा है। धम्म संस्कृत के धम्म शब्द का प्रकृति स्वरूप है। अशोक ने इसका प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया है। इस विषय पर विद्वानों के बीच काफी मतभेद है, जो आखिर धम्म और धर्म क्या है, ठीक है। बहुत से विद्वान धम्म को बौद्ध धर्म में, बहुत से विद्वान जो है धम्म और बौद्ध धर्म में जो है, ठीक है, फर्क नहीं मानते हैं। अतः प्रारंभ में ही यह कह देना आवश्यक है कि धम्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग है। धर्म अलग है और बौद्ध धर्म क्या है? अलग अलग बातें हैं। बौद्ध धर्म अशोक का व्यक्तिगत धर्म था। ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म जो है अशोक का व्यक्तिगत धर्म था, जिसमें धर्म की चर्चा अपने अभिलेखों में, वह उसका सार्वजनिक धर्म था तथा विभिन्न धर्मों का सार भी था। विभिन्न धर्म को अच्छी अच्छी बातों को समाहित करके, जैसे बड़ों का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, सन्यासियों का सम्मान करना, किसी पशु की हत्या नहीं करना, तो सभी धर्म से अच्छी अच्छी बातों को लाकर अशोक ने एक धम्म बनाया था, विभिन्न धर्मों का सार था। यह अलग बात है कि बौद्ध धर्म की कई विशेषता भी इसमें मौजूद थी, और यह भी बात है जो अशोक का धम्म में बौद्ध धर्म का कई विशेषताओं को भी शामिल किया गया था। अशोक ने अभी अपने अभिलेखों में कई स्थानों पर धर्म का प्रयोग किया है, किंतु भाबरू अभिलेख को छोड़कर, जहां उसने बौद्ध धर्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है। उसके अलावा भाबरू अभिलेख में बताया है जो बौद्ध धर्म और संघ में कितना उसका ज्यादा विश्वास है। उसने कभी भी धर्म प्रयोग बौद्ध धर्म के लिए नहीं किया है, बौद्ध धर्म के लिए तरधम या संघ शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अशोक का धर्म बौद्ध धर्म नहीं था, क्योंकि इसके 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग तथा निर्माण की चर्चा नहीं मिलती है। तो अशोक का धर्म जो है अशोक द्वारा बनाया गया एक धर्म ही था, जिसमें सभी धर्म का सार शामिल था। इतना याद रखिएगा, अशोक का जो धर्म है उसमें सभी धर्मों का सार को सम्मिलित किया गया था, शामिल किया गया था। कोई दिक्कत? तो ऐसे करके हम लोगों ने कुल कितने प्रश्नों का उत्तर दिया, कितने प्रश्नों का उत्तर को समझा? चलिए, टोटल हमारा 17 क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो 17 क्वेश्चन है, ये जो हमारा
17 क्वेश्चन है, ये सभी, ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं चैप्टर 2, इतिहास के चैप्टर 2 के लिए। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर हम लोग सही से पढ़ लिए तो चैप्टर 2 से जो भी क्वेश्चन आएगा वो सभी क्वेश्चन का आंसर हम सही और सटीक ढंग से दे पाएंगे और एग्जाम में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस क्लास के माध्यम से आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर किसी प्रकार की आपकी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में उस समस्या के बारे में बताएं, उसका हल मिलेगा। क्लास आपको अच्छी लगी है वो भी बताएं और जाने से पहले एक लाइक जरूर करके जाए। थैंक यू।